सर जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं रूटीनली, तो वो ये पूछते हैं कि अब गूगल तो ये दिखा रहा है कि मेटफॉर्मिन खाने से किडनी फेलियर हो जाता है, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जब जिनका किडनी में प्रॉब्लम है उनको मेटफॉर्मिन का डोज एडजस्टमेंट आएगा। मेटफॉर्मिन की वजह से कुछ नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गिलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है डॉक्टर मेहुल वीरानी। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेहुल वीरानी, डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट। मैं सूरत में प्रैक्टिस करता हूँ, रेलवे स्टेशन के पास वीरानी डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन क्लिनिक पर। ओके सर, तो आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, तो मुझे सबसे पहले बताइए कि ये मेडिकल की कौन सी फील्ड है और इसमें क्या क्या विस्तृतियाँ आएगी? एंडोक्राइनोलॉजी मतलब हार्मोन का जो स्टडी है उनको एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी एक रिलेटिवली नई ब्रांच है, पिछले 20-30 साल से ही आई है। एंडोक्राइनोलॉजी में जो डिटेल में ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में, उसमें अंतःस्राव बनते हैं हार्मोन, उनकी पूरी डिटेल में स्टडी होती है। लाइक पिट्यूटरी है, थायराइड है, इसी तरीके से पेंक्रियाज है जिसमें इंसुलिन बनता है, उसी तरीके से एड्रिनल ग्रंथि है। तो इन सब का डिटेल में स्टडी होती है। डायबिटीज़ की स्टडी है, थायराइड की स्टडी है, हार्मोन की है, पीसीओडी है, ये सब एंडोक्राइनोलॉजी में आता है। ओके, तो सर अब आपने बात की अभी डायबिटीज़ की, और अकॉर्डिंग टू मतलब डेटा ऐसा माना जाता है कि इंडिया में काफ़ी लोगों को आजकल डायबिटीज़ हो रही है। काफ़ी लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि जिसको भी देखो, मेरे को भी डायबिटीज़ हो गई, उसको भी हो गई, मेरे चाचा को भी हो गई, ये वो। तो सबसे पहले डायबिटीज़ है क्या, और क्या रीज़न है इतना सबसे ज़्यादा फैलने का? इंडिया में आज की डेट में 9.5 से 10% का डायबिटीज़ का प्रेवलेंस है। मतलब कि हर 10वें व्यक्ति को है। जो बच्चा जन्मता है वहाँ से आप काउंटिंग करेंगे तो भी 10% लोगों को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जनरली इतना ज़्यादा बढ़ने का, और स्पेशली अभी कुछ पिछले 20-25 साल में ही डायबिटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ा है, उसका मेन रीज़न है हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। पहले हम मेहनत का काम करते थे, अभी ऑफिस वर्क है। फूड का जो स्टाइल है वो चेंज हुआ है। पहले कुछ टाइम पहले इतना जंक फूड नहीं था, अभी वेस्टर्नाइजेशन हम लोग अपना रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब है, चीज़ वगैरह वो सब है। और एक वारसागत भी है कि एक फैमिली में सपोज़ एक बार डायबिटीज़ एंट्री आ गई तो उनके बच्चों को आने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अभी ओवरऑल हम देखेंगे तो जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसकी वजह से डायबिटीज़ में इतना ज़्यादा जंप आया है। उनके अलावा कुछ टाइप की डायबिटीज़ है, लाइक टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो नेचुरली होती है, उनका प्रिवलेंस सेम ही है। कुछ स्पेशल टाइप की डायबिटीज़ है, लाइक MODY मोडी बोलते हैं, वो फैमिलीज़ में ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब कि हर बच्चे को होती है। तो ये कुछ टाइप की डायबिटीज़ है, बट सबसे मेजर जंक है जो मोर देन 95%, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है सर, डायबिटीज़ में हमारे शरीर में ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं कि सडन या कह लो धीमे धीमे ये डायबिटीज़ बढ़ जाती है? डायबिटीज़ में हम टाइप 2 डायबिटीज़ पर्टिकुलरली देखें तो उसमें इंसुलिन तो बनता है, बट इंसुलिन जितना चाहिए उतना नहीं बन रहा, या तो जितना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहा। इंसुलिन क्या करता है कि शुगर को नॉर्मल रखता है, ज़्यादा शुगर हो जाती है तो उनको कंट्रोल में रखता है। इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो शुगर उछल जाता है, उनका हद से ज़्यादा हो जाता है, उनको हम डायबिटीज़ बोल देते हैं। इंसुलिन ठीक से काम ना करने का रीज़न है उनका जीन, एक तो हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि मेदस्विता, जिनके बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, अल्टीमेटली शुगर बढ़ के डायबिटीज़ आ जाती है। ओके, और बॉडी के कौन से ऑर्गन से ये शुरू होता है डायबिटीज़? हाँ, ये डायबिटीज़ जो खून में बढ़ा है, तो वैसे तो पूरा बॉडी में खून एक ही घूम रहा है, पूरे बॉडी में कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगा। डायबिटीज़ कहाँ कहाँ पे नुकसान करती है? किडनी है, आँखें है, पैर है, पैर की नसें है जो न्यूरोपैथी बोलते हैं, नसें सूख जाती है तो पैर में झुनझुनाहट होती है।
पैर सून पड़ जाता है। फिर डायबिटीज़ की वजह से खून गाढ़ा होता है, खून गाढ़े की वजह से नलियाँ ब्लॉक हो सकती है, तो हार्ट की नली ब्लॉक होती है तो हार्ट का अटैक बोलते हैं। दिमाग की नली ब्लॉक हुई तो पैरालिसिस बोलते हैं। उसी तरीके से पैर की नली ब्लॉक हुई तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ बोलते हैं, उसको गैंग्रीन बोलते हैं, पैर काला पड़ जाता है। तो ये सब जगह पे अल्टीमेटली डायबिटीज़ असर करता है। और डायबिटीज़ की वजह से और भी बहुत सारे लाइक लीवर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं उनको। पैर भी कई बार काटना पड़ता है, पैर का इन्फेक्शन है। ये सारा अल्टीमेटली A to Z, हेड टू टो शरीर, पूरे शरीर में डायबिटीज़ की वजह से कुछ कुछ असर आती है, बट जो वाइटल ऑर्गन है उसको पहले टारगेट करता है डायबिटीज़। सर मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि जब भी डायबिटीज़ की जांच करनी हो भूखे पेट और खाली पेट और खाना खाने के बाद करवाते हैं, तो इसके कौन कौन से टेस्ट आते हैं, इन टेस्ट को क्या कहते हैं और ये कितनी उम्र पे हर किसी को करवाने चाहिए? जी बिल्कुल। जो खाली पेट वाला टेस्ट है उसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। वो 8 घंटे का फास्टिंग, एटलीस्ट 8 घंटे से 8 से 10 घंटे का फास्टिंग के बाद सुबह खाली पेट करना होता है। खाने के बाद वाला टेस्ट है वो खाने के एग्जैक्टली 2 घंटे बाद करना होता है। फास्टिंग वाला जो टेस्ट है FBS वो 126 से ऊपर आता है तो डायबिटीज़ बोलते हैं। 100 से नीचे आता है तो नॉन डायबिटिक बोलते हैं, नॉर्मल। 100 से 125 के बीच में का जो गैप है वो रो एरिया है, वहाँ पे प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। उसी तरीके का PP2BS जो है पोस्ट प्रांडियल है, खाने के 2 घंटे बाद वाला, वो 200 से ऊपर आया तो डायबिटीज़ बोलेंगे। 140 से नीचे आया तो नॉर्मल बोलेंगे। 140 से 200 के बीच में है तो प्री डायबिटीज़ बोलेंगे। और उससे भी अभी अच्छा रिलेटिवली न्यू टेस्ट है HbA1c। HbA1c मतलब पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर कितना है। वहाँ पे 6.5% में 6.5% से ऊपर आया तो डायबिटीज़ बोलेंगे। 5.7 वहाँ से कम आया तो नॉर्मल है। 5.7 to 6.4 है तो उनको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। और ये हर व्यक्ति को करवाना है। एटलीस्ट 25 साल से हमें चालू कर देना चाहिए। जिनको भी मोटापा होता है, डायबिटीज़ के कोई भी लक्षण होते हैं, लाइक किसी को सडनली वेट लॉस होने लगा है, बार बार यूरिन आता है, प्यास रिलेटिवली ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, ऐसा कोई भी लक्षण है तो उनको बिल्कुल डायबिटीज़ का टेस्ट करना चाहिए। और जिनकी फैमिलीज़ में डायबिटीज़ है, मम्मी पापा बहन भाई किसी को भी डायबिटीज़ है, तो उनको 25 साल की उम्र में ही चालू करना चाहिए। और जनरली हम इसको अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग बोलते हैं, मतलब कि किसी को कोई भी XYZ रीजन के लिए सैम्पलिंग कर रहे हैं हम, डेंगू हुआ, ब्लड निकाल रहे हैं तो उस टाइम पे डायबिटीज़ चेक कर लो। अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तब स्क्रीन कर लो। यंग में पर्टिकुलरली हमारे बोलने के बाद भी लोग जाते नहीं हैं टेस्टिंग करवाने। उनको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब बुखार आया, खून निकाल रहे हैं तो डायबिटीज़ चेक कर लो, एक बार स्क्रीन हो जाएगा। तो 2-3 साल में 5 साल में एक बार ऐसा हो जाएगा। 30 साल के बाद तो डेफिनेटली हर साल में एक बार कराना चाहिए। ये टेस्टिंग की बात हो गई। मान लीजिए अब मुझे ही डायबिटीज़ है तो सबसे पहले कौन सी दवाई इस्तेमाल होगी? जैसे आपने बोला आप तो यंग एडल्ट हो, हेल्दी हो, है? तो हम डायबिटीज़ की जो दवाई चालू करते हैं, डायबिटीज़ की सारवार चालू करते हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप ऑलवेज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डायबिटीज़ का लेवल कितना है उसके बेसिस पे हम दवाई चालू करते हैं। जनरली फर्स्ट स्टेप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक बार ट्रायल भी दे सकते हैं हम। डायग्नोस होने के बाद तुरंत ऐसा नहीं कि आज की आज दवाई की ज़रूरत है। पहले हम डाइट करेक्ट करेंगे। डाइट में कुछ जो कैलोरी डेंस फूड है वो अलाउड नहीं है तो उनको कट करेंगे। कुछ अलाउड है बट क्वांटिटी कम लेनी है तो वो उतना डाइट करेक्ट करेंगे। नट्स एंड फ्रूट्स वो ज़्यादा ले सकते हैं, सलाद ज़्यादा ले सकते हैं, स्प्राउट से ज़्यादा ले सकते हैं, बाजरी का रोटी है वो प्रीफर कर सकते हैं, जवारी अच्छा है, इसमें गेहूँ और चावल है वो इतना अच्छा नहीं है तो उनको कम करेंगे। तो हम डाइट करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनका एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको पर डे एटलीस्ट 30 मिनट, पर्टिकुलरली आप यंग हो, आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो, आपने जो अभी एक्सरसाइज किया वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा, तो हर दिन 1 घंटा भी करो।
तो डाइट एंड एक्सरसाइज वो फर्स्ट स्टेप है, उनके बाद दवाई आएगी, दवाई के बाद अगर कंट्रोल नहीं होता है तो इंसुलिन आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप डायबिटीज़ का मैनेजमेंट होता है। अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कंट्रोल में होना चाहिए शुगर, दवाई कुछ भी करे। ओके सर, दवाई की बात आई तो सबसे कॉमन जो डायबिटीज़ की दवाई है मेरे हिसाब से वो मेटफॉर्मिन है। हाँ जी। और ऐसा क्यों है कि मेटफॉर्मिन को आप लोग प्रिस्क्राइब करते हो खाना खाने से पहले? हाँ, मेटफॉर्मिन को एक्चुअली खाना खाने के पहले जनरली देते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन फाउंडेशन ड्रग है, सबसे पुरानी ओरल दवाई है, सबसे पहले 1950s में आ गई, तब से चल रही है। मेटफॉर्मिन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, मतलब इंसुलिन का अल्टीमेटली एक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस कम हुआ तो इंसुलिन थोड़ा सा है तो भी अच्छे से काम करेगा, इंसुलिन अच्छे से काम करेगा तो शुगर कम हो जाएगा। मेटफॉर्मिन की वजह से थोड़ा वेट लॉस भी होता है, और मेटफॉर्मिन की वजह से कोई ऐसी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट उनका पर्टिकुलरली कुछ ऐसा कंडीशन है कि उस वहाँ पे बंद करनी रहेगी उनको। लाइक किडनी में अगर किसी का क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया, EGFR 30 से कम है तो बिल्कुल बंद करेंगे, 45 से कम है तो डोज हाफ कर देंगे। उस तरीके से डोज उसका मॉडिफाई करना पड़ता है। और मेटफॉर्मिन को खाने से पहले देते हैं जनरली, क्योंकि उनके साथ जो कॉम्बिनेशन में आता है मेजोरिटी सल्फोनाइल्यूरिया होगा, तो सल्फोनाइल्यूरिया को हमें पहले ही देना पड़ता है, वो बाद में नहीं चलेगा। जबकि मेटफॉर्मिन है वो पहले भी दे सकते हैं, खाने के साथ भी चल सकता है, बाद में भी चल सकता है। उनका इफेक्ट में कोई फ़र्क इतना नहीं आएगा। जी। सर, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं रूटीनली, तो वो ये पूछते हैं कि अब गूगल तो ये दिखा रहा है कि मेटफॉर्मिन खाने से किडनी फेलियर हो जाता है, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जब जिनका किडनी में प्रॉब्लम है उनको मेटफॉर्मिन का डोज एडजस्टमेंट आएगा, मेटफॉर्मिन की वजह से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि किडनी का जो रिपोर्ट है वो रेगुलरली डॉक्टर के हिसाब से ईयरली, साल में एक बार एटलीस्ट करवाना है। ओके। जो किडनी में तकलीफ़ आती है वो मेटफॉर्मिन की वजह से नहीं आती है, वो नेचुरली डायबिटीज़ से ही आती है। बट अगर किडनी में प्रॉब्लम आती है तो मेटफॉर्मिन का डोज कम करना पड़ेगा या तो बंद करना पड़ेगा। जबकि अगर डायबिटीज़ प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया तो किडनी में दिक्कत आने के चांसेस ज़्यादा है। मेटफॉर्मिन तो उससे बचाता है, ना कि किडनी को ख़राब करता है। ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन है, मिथ क्वेश्चन, कि सर आपने मुझे दवाई दी थी तो मैं उसकी आधी ले रहा हूँ, फिर भी मेरी डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल हो रही है। ये देखिए आपने ही अभी रिपोर्ट किया, मैं तो कभी कभार स्किप भी कर देता हूँ, नहीं भी लेता टैबलेट, फिर भी मेरी डायबिटीज़ सही आ रही है। तो क्या मैं इसी तरह से शुरू रखूँ अपनी दवाइयाँ? नहीं, दवाई का डोज स्टैंडर्ड होता है। जो डोज में वो दवाई का टेस्टिंग हुआ है पहले, बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से टेस्टिंग होता है, उनके बाद ही मार्केट में आता है। तो दवाई का डोज स्टैंडर्ड तरीके से ही जाना चाहिए। आधी दवा, कम दवा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपने बोला कि दवाई एक दिन बंद हो गई, रुक नहीं लिया तो भी शुगर कंट्रोल में है। जिस तरीके से हमने दवाई जब चालू करते हैं तो एक दिन में तुरंत उसके 100% इफेक्ट नहीं आती है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ग्लिप्टिन है, कोई भी सिटाग्लिप्टिन वगैरह, ग्लिप्टिन का इफेक्ट मैक्सिमम 3 दिन के बाद आएगा। मेटफॉर्मिन का मैक्सिमम इफेक्ट 15वें दिन में आएगा। पायोग्लिटाजोन को हमने कंटिन्यूसली लिया तो 45 डेज, तब उनकी मैक्सिमम इफेक्ट आएगी। सेम तरीके से वो इफेक्ट जाती भी नहीं है तुरंत। आज दवाई नहीं लिया एक दिन, तो जो मेटफॉर्मिन का कल का इफेक्ट है वो थोड़ा सा रहेगा। लगातार बंद कर देंगे तो धीरे धीरे करके इफेक्ट बिल्कुल चली जाएगी। धीरे धीरे इफेक्ट बढ़ती है, धीरे धीरे कम होती है। तो जो डॉक्टर ने दवाई लिखा है वो सोच समझ के स्टैंडर्ड डोज में लिखा है, वही कंटिन्यू करना है। और बीच बीच में HbA1c का रिपोर्ट करना है, देखना है कि जो शुगर अभी प्रॉपरली कंट्रोल है वो रिपोर्ट देख के दवाई का डोज जो भी मॉडिफिकेशन आएगा वो पीरियोडिकली करना है। ओके सर, एक और मिथ क्वेश्चन है। मिथ ऐसा है कि मैं बहुत ही कड़वे करेले का जूस पीता हूँ, मैं नीम के पत्तों का जूस पीता हूँ, तो मुझे तो डायबिटीज़ कम हो जाती है। तो ये कितना सही है आपके हिसाब से?
जी ये जो करेले का जूस है, करेले का पत्ता है, नीम का पत्ता है, हम जो मिथ है कि कड़वा ज़्यादा खाने से, बिटर ज़्यादा लेने से डायबिटीज़ कम हो जाएगी, बट ये जैसे आपने बोला वो मिथ ही है। कड़वा ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ कम होगी ऐसा कुछ नहीं है। सेम टाइम वो हानिकारक भी नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बट हम जितना समझते हैं उतना फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। बट कि उल्टा करेले की वजह से या किसी को अगर वोमिटिंग आती है या ऐसा कुछ है तो वो नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप करेले का जूस है, मेथी है, ये ले सकते हैं, उनका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और सिमिलरली योगा भी है कि हम योगा करेंगे तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। योगा करना है बिल्कुल, बट सिर्फ योगा नहीं। जैसे आपको मेथी भी खा सकते हैं, बट सिर्फ मेथी से शुगर कंट्रोल नहीं हो जाएगा, उसके लिए दवाई भी लगेगी, और दवाई जो है वो रेगुलरली इसलिए लेना पड़ेगा। सर अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया की बहुत प्रतिष्ठित है, उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च की थी और उसमें कहा गया था कि हमारी दवाइयों से बिल्कुल ही डायबिटीज़ चली जाती है, बीपी चली जाती है, और काफ़ी ऑनलाइन प्रोडक्ट भी उन्होंने लॉन्च किए थे। हालांकि उन्होंने अभी माफ़ी मांगी है, पर ऐसी कई सारी स्कीम ऑनलाइन चलती रहती है, बार बार मोबाइल्स पे मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि 90 दिनों में आपकी डायबिटीज़ भगाइए, 45 दिनों में बीपी से छुटकारा पाइए। तो ये कितना सही है और क्या ऐसी दवाई आप प्रीफर करते हो? जी ये आयुर्वेदिक एक हमारा बहुत पुराना साइंस है, तो आयुर्वेदिक के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और अल्टीमेटली जो एलोपैथी आया है वो धीरे धीरे आयुर्वेदिक में से भी इन्वॉल्व होके कुछ ना कुछ तरीके से उनका कुछ रोल है। बट जो कुछ कंपनियां, कुछ लोग फेमस होने के लिए या तो अपनी दवाई का कुछ अलग तरीके से जल्दी बेचने के लिए, मार्केटिंग ज़्यादा प्रॉफिट जल्दी करने के लिए कुछ गलत तरीके का आप इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारी दवाई आपने बोला है 20 दिन लेंगे, 45 दिन लेंगे तो डायबिटीज़ चली जाएगी। हम अगर अपनी कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो भी क्या ये सही है? क्योंकि ये सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर पूरे आप इंडिया में देखो, पूरे वर्ल्ड में कितने डायबिटीज़ के लोग हैं, अगर इस तरीके से चली जाती है डायबिटीज़ तो वो दवाई का तो मतलब ये है कि पूरे एक दिन में ही सबकी इतनी बिक जानी चाहिए। सही बात है। और जैसे आपने बोला है, जैसे अभी मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, बट प्रतिष्ठित कंपनियां जब ये करती है तो हमें भी थोड़ा दुख होता है। और ऐसी कंपनियों को के अगेंस्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया है, अच्छी बात है। और उनको जिस तरीके से जितने बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट डायबिटीज़ के लिए देते थे कि ये निकल जाएगी, सेम टाइप की एडवर्टाइजमेंट आती है कि हमने जो बोला था वो गलत है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डायबिटीज़ के बारे में। और आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब कुछ लोगों को इंजेक्शन शुरू होते हैं इंसुलिन के। अब उन लोगों को डॉक्टर ये कहते हैं कि आप क्योंकि परहेज़ नहीं रख रहे कुछ खाने पीने में, या तो एडवांस स्टेज पे 2 कंडीशन में इंजेक्शन शुरू होते हैं। तो अब लोगों का मानना ये है कि इंजेक्शन शुरू हो गए तो अब मैं बिल्कुल टैबलेट पर जा ही नहीं सकता, या तो अब मुझे बहुत ही हाई डायबिटीज़ हो गई है। तो आपका क्या मानना है इस बात पर? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इंसुलिन एक तरीके की डायबिटीज़ की दवाई ही है। इंसुलिन इनफैक्ट एक हार्मोन है जो शरीर में ही बनता है। जब हमें डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा नेचुरल दवाई अगर डायबिटीज़ की है तो इंसुलिन है। इंसुलिन का ज़रूरत क्यों पड़ती है, वही मेन रीज़न है, मतलब मेन पॉइंट है कि उसका बंद हो पाएगा या नहीं। ट्रांजिएंटली इंसुलिन कई बार देते हैं हम, सर्जरी में देते हैं तो उसमें वापस बंद हो जाता है। कुछ स्ट्रेस आया, जीडीए में, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आया तो उसमें इंसुलिन के अलावा कोई दवाई नहीं देते हैं। कुछ केस में मेटफॉर्मिन देते हैं। तो वो इंडिकेशन में डिपेंड करता है। ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि इंसुलिन एक बार चालू होता है तो बंद नहीं हो पाएगा। कई बार कुछ केस में तो ऐसा भी है कि स्टार्टिंग में ही जब पता चलता है तब भी 500 शुगर है, तो उनको एज ए फर्स्ट स्टेप ही हमें शुगर मैनेज करने के लिए इंसुलिन देना पड़ेगा। उसको बीटा सेल जो इंसुलिन की फैक्ट्री है, बीटा सेल को प्रिजर्व करने के लिए हम पहले से इंसुलिन देते हैं ताकि शरीर के बीटा सेल पे स्ट्रेस कम आए। उनको 2-3 महीने इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं, फिर गोलियां से बहुत अच्छा कंट्रोल आता है उनका, और उनको
लॉन्ग टर्म के लिए गोलियों से कंट्रोल पे रहेंगे। ठीक है सर, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे डायबिटीज़ सही हो जाए, बस भले ही 6 महीने 8 महीने की दवा लगे, कैसी भी लगे, कितनी भी महंगी लगे, तो क्या पॉसिबल है ऐसा कि डायबिटीज़ बिल्कुल ही किल हो जाए? जी, उनको अभी एक नया टर्मिनोलॉजी है, डायबिटीज़ रिमीशन। इससे पहले ये रिवाइज टर्मिनोलॉजी, इससे पहले डायबिटीज़ रिवर्सल का एक टर्मिनोलॉजी आया था, जो कि इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है उन्होंने बैन कर दिया है कि डायबिटीज़ रिवर्सल नाम का कोई टर्मिनोलॉजी अभी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। डायबिटीज़ रिमीशन है, मतलब कि एक बार डायबिटीज़ आया है, हमने कुछ दवाई लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिना दवाई के अभी चल रहा है। 5 से 10% कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ रिमीशन कंसिडर कर सकते हैं, उसमें डायबिटीज़ रिमीशन की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, किसी का वेट 140 किलो है, तो उसमें डायबिटीज़ आई है, उनका प्राइमरीली रीज़न है उनका वेट को हम टारगेट करेंगे। वेट हम कुछ भी तरीके से, कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं GLP-1 एनालॉग का, हम डाइट उसको अच्छे से समझाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे। 140 में से उनका वेट 80-90 हो जाता है, तो वेट की वजह से जो डायबिटीज़ है वो चली जाएगी, फिर उसको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, डायबिटीज़ चला गया, नॉर्मल हो गया। पॉसिबल तो है ये, बट उसको रिमीशन बोलते हैं, मतलब कि डायबिटीज़ अभी के लिए चला गया है, गारंटी नहीं है कि लाइफ टाइम नहीं आएगा। आ भी सकता है, और इसीलिए रिवर्सल वर्ड हम यूज़ नहीं करते। रिवर्सल का मतलब है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो गया, अब कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। रिमीशन है मतलब कि डायबिटीज़ अभी कुछ टाइम के लिए चला गया है, आपको चेकिंग करवाते रहना है, ध्यान रखना है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो कंटिन्यू करना है, सिर्फ दवाई की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है सर, आपने डायबिटीज़ के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।